हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मनजीत कौर, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल हेल्प योरसेल्फ में। तो हम लर्निंग की थ्योरी कर रहे हैं और आज लर्निंग की थ्योरी में ही हम आज पढ़ेंगे गैगने की थ्योरी। किसकी पढ़ेंगे? गैगने की थ्योरी। गैगने थ्योरी ऑफ लर्निंग। गैगने थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो गैगने थ्योरी ऑफ लर्निंग इसे एक नाम से और जाना जाता है, तो हम पहले जानते हैं उसको क्या नाम से जाना जाता है। गैगने की थ्योरी को कहा जाता है हायरार्की ऑफ लर्निंग। हायरार्की ऑफ लर्निंग, इसको हायरार्की ऑफ लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है वो हम देखेंगे। जैसे कि हायरार्की का मतलब क्या होता है? हायरार्की का मतलब होता है कर्मानुसार, यानी कि एक के बाद स्टेप बढ़ते जाएंगे तो कहते हैं इसको कर्मानुसार। यानी कि जैसे जैसे स्टेप आगे जाता जाएगा एक चढ़ाई होती है, इसमें लोअर से हायर की तरफ जाते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो एक हायरार्की बनती है। ऐसे ही मैस्लो ने भी अपनी हायरार्की थ्योरी दे रखी है, लेकिन वो हायरार्की थ्योरी मोटिवेशन में है और यह हायरार्की थ्योरी आप लर्निंग में पढ़ रहे हैं। तो गैगने ने हायरार्की थ्योरी और थ्योरी ऑफ लर्निंग दोनों ही नाम इसको हम दे सकते हैं। किसी भी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हायरार्की थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी थी, तो आंसर आएगा गैगने। और क्वेश्चन इससे इस तरह से भी आ सकते हैं कि गैगने ने जो क्लासिफिकेशन दिया लर्निंग का, उसके कितने टाइप हैं, कितने टाइप के उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया लर्निंग का। तो इस तरह से इनके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम डिटेल से इनकी पढ़ते हैं थ्योरी के बारे में कि इन्होंने क्या क्या दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो इन्होंने 3 चीजें दी हैं। एक तो इन्होंने दिया है लर्निंग के स्टाइल भी इन्होंने बताया है। इन्होंने लर्निंग स्टाइल भी बताए हैं कि लर्निंग स्टाइल कैसे पढ़ाया जाए। इस तरह से इन्होंने बताया है कि लर्निंग के स्टाइल क्या क्या होने चाहिए, यानी कि लर्निंग को कैसे करवाया जाए वो इन्होंने बताया, तरीका बताया इन्होंने। एक इन्होंने बताया है क्लासिफिकेशन। एक इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग की मतलब कंडीशन कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन लर्निंग बताई इन्होंने कि कैसे कैसे कौन कौन सी कंडीशन में किस किस कंडीशन में हम लर्निंग कर सकते हैं वो। और तीसरी, ये तो है दूसरी चीज, और थर्ड चीज इन्होंने दी है वो है लर्निंग के आउटकम। लर्निंग के आउटकम कि जो हम लर्निंग करवा रहे हैं उसके आउटकम क्या क्या निकल के आएंगे। आउटकम्स यानी कि उनसे क्या क्या लाभ होगा व्यक्ति को, वह होते हैं आउटकम्स। कि जो भी अधिगम हम करवा रहे हैं बच्चे को या किसी को भी, तो उससे क्या क्या आउटकम निकल के आएंगे, उसका रिजल्ट क्या आएगा, यह भी इन्होंने बताया है। तो इन्होंने 3 तरह की चीजें दी हैं। देखिए, लर्निंग स्टाइल, क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग यानी कि कंडीशन या फिर कौन कौन सी स्थिति होनी चाहिए जिसमें हम स्टडी करवाएंगे या जिस तरीके से हम करवाएंगे वो, और यह जो लर्निंग हमने करवाई है हो उस लर्निंग से क्या क्या अच्छे रिजल्ट निकलेंगे, क्या क्या हमें देखने को मिलेगा चेंजेस, यह भी गैगने ने बताया है। तो शुरू करते हैं इनके पहले लर्निंग स्टाइल से। तो अभी हम पढ़ेंगे पहले स्टाइल्स ऑफ लर्निंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1 पे स्टाइल्स ऑफ लर्निंग। स्टाइल्स ऑफ लर्निंग इन्होंने बताए हैं 9। कितने बताए हैं? 9 टाइप बताए हैं इन्होंने कि कैसे कैसे स्टाइल से हम लर्निंग करवा सकते हैं। तो सबसे पहले गैगने ने कहा है अपने स्टाइल में कि जब एक टीचर, जब कोई चीज हम सीखने जा रहे हैं, कोई भी नई चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमें उस लर्निंग पर, उस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले उनका आता है अटेंशन ऑफ लर्नर, यानी कि जो भी लर्नर है, जो भी सीख रहा है, उसे सबसे पहले अपना ध्यान लगाना पड़ेगा उस सीखने वाली चीज के ऊपर। तो ये क्या कहता है कि इसका पूरा देखेंगे, अटेंशन ऑफ द लर्नर,
अटेंशन ऑफ द लर्नर, यह कहता है कि व्यक्ति को अपना पूरा अटेंशन सीखने पर लगाना होगा, तभी लर्निंग अच्छी हो पाएगी। यानी कि सबसे पहले एक टीचर को यह देखना होगा कि जिसको बच्चों को वो सिखाने जा रहा है उनका ध्यान सीखने वाली चीज पे है या नहीं। तो हिंदी में इसको हम कह देंगे ध्यान देना, ध्यान देना या ध्यान उस चीज पर रखना। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में इन्होंने बताया कि सेकंड स्टेप में हम जाने कि जो लर्निंग हम कर रहे हैं, जो सीखने हम जा रहे हैं, उसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। यानी कि जो उद्देश्य, जो भी लर्निंग हमारी है, देखिए कोई भी हम काम करते हैं तो बिना उद्देश्यों के तो हम कर नहीं सकते, बिना उद्देश्य के तो हम नहीं करते, ऐसे ही फालतू के काम तो हम नहीं करते। तो इसलिए हम जो लर्निंग कर रहे हैं उसके उद्देश्य क्या होंगे, तो यह उद्देश्य हमें पहले ही बताने चाहिए, बच्चों तक भी और टीचर को भी पता होना चाहिए कि जो लर्निंग हो रही है उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे। तो यहां पर आता है इन्फॉर्मिंग लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो सीखने वाला व्यक्ति है उसे सूचित किया जाए कि उद्देश्य क्या क्या होंगे। सीखने वाले को उद्देश्य बताए जाए, उद्देश्य पता होने चाहिए, ये कह सकते हैं हम, उद्देश्य पता होने चाहिए। यानी कि जिसको हम लर्निंग करवा रहे हैं उन्हें उद्देश्य पता होने चाहिए कि जो लर्निंग वे करने जा रहा है उसके क्या क्या उद्देश्य, क्यों वह उस लर्निंग को कर रहा है या फिर क्यों उसे लर्निंग करनी चाहिए। थर्ड पे गैगने ने कहा कि हमें जितना भी उसकी पुरानी नॉलेज है, क्लास में जब टीचर जाती है तो सबसे पहले तो वह देखेगी ध्यान बच्चे का है या नहीं, ध्यान केंद्रित करेगी अपने चैप्टर के ऊपर, जो लेसन वो करवाने जा रही है उस लेसन के ऊपर बच्चों का ध्यान लेके आएगी और फिर उनको बताएगी सेकंड स्टेप में कि जो हम लेसन करने वाले हैं वो हम क्यों करने वाले हैं, इसके उद्देश्य क्या क्या है। तो यानी कि सीखने वाले को उद्देश्य पता होने चाहिए, जो आज हम लेसन करने जा रहे हैं, जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसके क्या क्या उद्देश्य होंगे। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि गैगने की थ्योरी है, ये एग्जाम में जरूर आती है और इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे, लर्निंग स्टाइल, क्लासिफिकेशन और लर्निंग आउटकम्स। तो ठीक ऐसे ही टीचर भी आके बताएगी कि हम ये पढ़ने वाले हैं और इसके उद्देश्य ये हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं। तो तीसरे स्टेप में टीचर बताएगी कि जो उसने पुरानी नॉलेज की है, यानी कि पिछला जो लेसन था उस लेसन से नए लेसन को जोड़ेगी। यानी कि जितना भी उसने पहले याद है बच्चे को, जितना भी बच्चे को याद है पिछले लेसन का, वो देखेगी कि बच्चे को कितना याद है। तो एक दो क्वेश्चन उससे रिलेटेड करके पिछले लेसन से, तो वो लेसन से क्वेश्चन पूछ सकती है, ताकि जैसे उसे पता चल सके कि जो पहले पढ़ाया था वह बच्चे को कितना याद है, उसको फिर से उसको मतलब उसके कॉन्शियस माइंड में फिर से ला सके उस इंफॉर्मेशन को, ताकि उसको लगे कि हाँ अभी पढ़ा है, ताजा हो सके, यानी उसके पीछे वाले लेसन को थोड़ा ताजा करना। तो इसका मेन पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इसकी हेडिंग क्या होगी, स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रियर नॉलेज, यानी कि जो उसने पहले सीखा है उसको हम थोड़ा उसके कॉन्शियस माइंड तक ले आएंगे, ऊपरी तौर पर ले आएंगे, ताकि अगर हम उससे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो उससे वो पहले वाला लेसन तरोताजा लगे, वो आसानी से उस लेसन से क्वेश्चन का आंसर दे सके। तो उसको हिंदी में कह देंगे पूर्व शिक्षण का पुनरुत्थान स्मरण, यानी कि फिर से याद करवाना पहले वाला लेसन, कि उसने पहले वाले लेसन में क्या पढ़ा था। और फिर इसके बाद ये थे हमारे 3 स्टेप। फिर हम चौथे स्टेप में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर 4th स्टेप में हम प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटिंग द कंटेंट। तो देखिए हमने क्लास में आए, बच्चे का ध्यान केंद्रित किया, बच्चे का ध्यान आकर्षित किया जो लेसन हम करवाने वाले हैं। फिर हमने लेसन के उद्देश्य बताए कि हम लेसन क्यों पढ़ने वाले हैं, किस लिए पढ़ेंगे, क्या काम आएगा।
फिर हमने उसकी पुरानी नॉलेज को चेक भी किया, दोनों को रिलेट किया, नई को और पुरानी को दोनों को जोड़कर फिर हमने आज का जो लेसन हम पढ़ाने वाले हैं उसको हमने प्रेजेंट किया। हमने आज के लेसन को प्रेजेंट किया, उसकी हेडिंग बताई और इसको कहते हैं हिंदी में प्रस्तुतिकरण। इसको कहते हैं प्रस्तुतिकरण। देखिए आपको ये कुछ कुछ याद आ रहा होगा, हमने जेवीटी में और बीएड में लेसन प्लान भी बनाए हैं। तो लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, ठीक इसी तरह के हमारे लेसन प्लान होते हैं। जो लेसन प्लान बनाने का तरीका हम आज यूज कर रहे हैं वो ठीक इसी तरह से तो होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो भी हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं हमने उस टॉपिक को बच्चों के सामने रख दिया, यानी कि हमने अब पढ़ाना शुरू कर दिया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो टॉपिक हम तैयार करके आए थे उस टॉपिक को हम यहाँ फोर्थ स्टेप पर प्रेजेंट करेंगे बच्चे के सामने। फिर फिफ्थ स्टेप पर हम क्या करेंगे, हम बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइडिंग लर्नर या फिर लर्नर को हम लर्निंग गाइडेंस प्रोवाइड करवाएंगे। गाइडेंस, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, शिक्षार्थी मार्गदर्शन। शिक्षार्थी मार्गदर्शन करना, शिक्षार्थी का मार्गदर्शन करेंगे हम यहाँ पर। कैसे करेंगे मार्गदर्शन, जैसे से हम देखे प्रेजेंट किया हमारे टॉपिक को, फिर हम बच्चे को गाइड करेंगे कि इस लेसन में क्या क्या चीजें आ रही हैं और आपको कैसे कैसे जो इसमें क्वेश्चन आएंगे उनको हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि हम फुल यहाँ पर अपना लेसन यहाँ से हमने शुरू कर दिया था फिफ्थ स्टेप से फोर्थ स्टेप से, तो ये लेसन ही अभी चल रहा है और साथ साथ में हम बच्चे को गाइड भी कर रहे हैं कि कैसे उनको पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। सिक्स स्टेप पर हम करेंगे इलिसिटिंग परफॉर्मेंस। इसमें हम क्या करेंगे, बच्चे को उत्तेजित करेंगे ताकि वह बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करे। अपने जो लेसन चल रहा है उसमें अपनी क्लास में बच्चा बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करे, तो हम बच्चे को काफी मोटिवेट भी करेंगे यहाँ पर, ताकि उसकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो। तो हम उसको बच्चे को मोटिवेट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे बीच बीच में, तो बच्चा उनका आंसर देगा, उनको ऐसे ऐसे हम बढ़ावा देंगे ताकि वो क्वेश्चन खुद भी पूछे और जो हम क्वेश्चन पूछे उसका सही आंसर भी दे, यानी कि बच्चा एक एक्टिव लर्नर रहे यहाँ पर। तो ये था 6 पॉइंट। तो ये थे 6 पॉइंट हमारे। 7th पॉइंट में हम क्या करेंगे, देखिए हमने बच्चे को लेसन दिखा भी दिया, प्रेजेंट भी कर दिया और हमने उसको मोटिवेट भी कर दिया ताकि वो अच्छे से एक्टिव रहे और अपने जो क्वेश्चन जो भी इसके माइंड में डाउट आ रहे हैं उनको अच्छे से पूछ के क्लियर कर सके। 7th में हम क्या करेंगे, हम उसको देंगे फीडबैक, प्रोवाइडिंग फीडबैक। 7th पॉइंट पे हम करेंगे बच्चे को प्रोवाइडिंग फीडबैक। कैसे, देखिए फीडबैक को हिंदी में क्या कह देंगे हम, कि उसको प्रतिक्रिया करेंगे। जो भी बच्चा हमें क्रिया दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, उसके प्रतिक्रिया हम उसको देंगे, प्रतिक्रिया देना। तो यह कैसे होगा, तो देखिए बच्चे ने क्वेश्चन पूछे, उसने आंसर सही बताया गलत बताया, तो उसको हम बताएंगे बच्चे को कि आपने, क्योंकि हम डायरेक्ट तो बच्चों को देखिए हम मना कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने उसको डांट दिया तो बच्चा दोबारा क्वेश्चन नहीं करेगा। तो हम उसे बच्चे को बताएंगे कि हाँ, जैसे ही बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर दिया, अगर उसने सही बताया तो क्लैप करके हम उसकी तारीफ करके उसको और बढ़ावा देंगे, और उसने सही नहीं किया है तो हम और बच्चों को मौका देंगे कि वो अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सके। इस तरह से बच्चे को अपनी कमी का भी पता चल जाएगा और उसे बुरा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर फीडबैक यानी कि हम बच्चे को बताएंगे कि कहाँ पर कमी रह गई थी, तो वो बच्चा अपनी कमी को पूरा कर सके, यानी कि बच्चे में कितना चेंज आया है वो बच्चे को पता चल सके और बच्चे को पता चले कि उसने सही बताया गलत बताया। यहाँ होता है प्रोवाइडिंग फीडबैक, यानी कि हमें अपनी कमियों का और अच्छाइयों का पता चल सके कि कहाँ पर हमने कमी की और कहाँ पर हम सही हैं। फीडबैक होता है वो, कि हमें फीडबैक मिल जाए। और 8 पॉइंट में क्या कहा, 8 पॉइंट पर कहा असेसमेंट, असेसिंग परफॉर्मेंस।
असेसिंग परफॉर्मेंस को हिंदी में कहेंगे मूल्यांकन। यानी कि हमने लेसन पढ़ा दिया, उसके नॉलेज भी चेक कर ली, पुरानी नॉलेज, उससे क्वेश्चन पूछने के लिए भी प्रोवोक कर दिया, उसको फीडबैक भी दे दिया। अब हम करेंगे असेसमेंट। यह असेसमेंट टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद रहती है। मूल्यांकन से टीचर को ये पता चल जाता है कि उसने जो भी लेसन डिलीवर किया है, जो भी लेसन पढ़ाया है, वह बच्चे को कितना समझ में आ गया है, कितना नहीं, यह सब पता चल जाता है मूल्यांकन से। और इससे हमें पता चल जाता है बच्चे को भी कि जो मेथड हमने यूज किया है टीचिंग के लिए, वह बच्चे पर सही रहा या नहीं रहा, या फिर हमें कुछ और चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं। यानी कि यहाँ पर टीचिंग की, टीचर की और बच्चे की, हर किसी के बारे में पता चल जाता है कि कहाँ पर कमी रही है और कहाँ पे हमें सुधार करना है। तो इसलिए मूल्यांकन किया जाता है। 9th स्टेप है हमारा, 9th एंड लास्ट स्टेप है एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर। इसको हिंदी में कहेंगे प्रतिधारण और स्थानांतरण को बढ़ाना। कैसे बढ़ाना? तो देखिए, एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर, हमने बच्चे की परफॉर्मेंस की, उसका मूल्यांकन भी कर लिया। तो जो अब बच्चे ने याद किया है, जो बच्चे ने अभी याद किया, जो अभी उसने सीखा है, वह उस सीखे हुए ज्ञान को दोबारा यूज कर सके आने वाली सिचुएशन में, या फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाए तो हम कुछ पूछ ले इस चैप्टर से रिलेटेड, तो बच्चे को याद आ जाए अच्छे से, मतलब तुरंत वो बता दे, आंसर दे दे। रिटेंशन यानी कि पुनः उसको याद करना, पुनः उसको इस्तेमाल करना, याद की हुई चीज को इस्तेमाल करना। रिटेंशन कि वो उसने जो भी किया है वो अच्छे से उसने अपने माइंड में स्टोर कर लिया, अच्छे से उसने जान लिया है, और उसको हम जब भी पूछे तब वो बता सके। तो ये होता है रिटेंशन। यह तो हो गया रिटेंशन। अब ट्रांसफर क्या हुआ? ट्रांसफर ये हुआ कि जो चीज उसने सीख ली है वो उसका यूज करे, और आगे कोई नई सिचुएशन आए तो वहां पर अपने नॉलेज को ट्रांसफर करके, उसी नॉलेज को यूज करके पर्टिकुलर सिचुएशन को या प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके। तो इसको कहते हैं ट्रांसफर। यानी कि पिछली सीखी हुई चीज को हम आने वाली जो सिचुएशन प्रेजेंट पे आई है चीज या प्रॉब्लम आई है, उसमें उस ज्ञान को यूज करके, उस ज्ञान का इस्तेमाल करके हम प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएं। ये होता है ट्रांसफर, यानी कि पुरानी सीखी हुई चीज को आज इस्तेमाल करना। तो ये थे हमारे लर्निंग के स्टाइल, जो गैगने ने बताए थे कि लर्निंग के स्टाइल, लर्निंग इस तरह से करवानी चाहिए। ये हमारे ठीक लेसन प्लान जो हम बनाते हैं अपनी बीएड में और डीएड में, ठीक वैसे ही है। हम भी ऐसे ही लेसन प्लान तैयार करते हैं। देखिए बिल्कुल मिलता जुलता है। गैगने ने कितने टाइम पहले ये लेसन प्लान दे दिया था। फिर हम पढ़ेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफाइड लर्निंग, और यह किसने दी? यह आता है लगभग ऐसे लिखा आता है, गैगने क्लासिफाइड लर्निंग। तो इन्होंने 8 टाइप की कैटेगरी बताई है। 8 कैटेगरी बताई है इन्होंने लर्निंग की। और क्वेश्चन कई बार आ जाता है, सीधा सीधा भी आ जाता है कि उन्होंने क्लासिफाइड लर्निंग की है। कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि गैगने ने जो क्लासिफिकेशन दिया था लर्निंग का, तो उन्होंने उसमें कितनी कैटेगरी बताई है? तो उन्होंने बताई है 8 कैटेगरी। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए तो 8 कैटेगरी। 9 याद नहीं रखना है, क्योंकि 9 तो उन्होंने टीचिंग के स्टाइल बताए हैं, लर्निंग के स्टाइल बताए हैं। तो अगर कैटेगरी क्लासिफाइड दिखा जाए ना, गैगने का क्लासिफाइड लर्निंग, तो सीधा सीधा याद रखिएगा 8 स्टेप, 8 कैटेगरी होती है उनकी। और यह कैटेगरी कौन कौन सी होती है, तो देखते हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी हैं। जो हमने अभी ये लेसन प्लान, जो जिनका नाम हमने लेसन प्लान दिया है, या फिर हमने जो स्टाइल पढ़े हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आते हैं। और ठीक ऐसे ही जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप आएंगे। यानी कि क्लासिफाइड लर्निंग ये भी स्टेप बाय स्टेप होती है, और इसको स्टेप बाय स्टेप होती है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाती है, इसीलिए इसको हायरार्की भी कहते हैं। इसीलिए इसको हायरार्की ऑफ लर्निंग भी कहते हैं।
लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। और यह है लोअर से ऊपर की ओर यानी कि हायर, लोअर से हायर होती है, हाई की तरफ जाती है, इस तरह से आगे बढ़ती है। ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर। यह कुछ इस तरह से देखिए, हम एक डायग्राम भी देखेंगे जब हमारे पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे, तब ऐसे देखिए, ऐसे आपको एक डायग्राम भी दिखाया जाएगा, उसमें इस तरह से कुछ स्टेप हम ऐसे बनाएंगे, कुछ इस तरह से बने होंगे। तो जो हम पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर आएगा, यानी कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाएगा। ये है हमारा लोअर, जो ये लोअर है हमारा, और ये हाई। यहाँ पर हम जो सिंपल लर्निंग होंगे वो पढ़ेंगे, फिर सिंपल से ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। तो देखते हैं हम पहले नंबर पर उन्होंने क्या दिया था। तो फर्स्ट पर उन्होंने दिया है सिग्नल लर्निंग। फर्स्ट पर गैगने ने दिया है सिग्नल लर्निंग, जिसे हिंदी में कहेंगे सांकेतिक अधिगम या सांकेतिक सीखना। हम सांकेतिक अधिगम लिख लेते हैं। सांकेतिक अधिगम सबसे आसान लर्निंग है, सांकेतिक लर्निंग सबसे आसान वाली लर्निंग है। और इस लर्निंग में क्या होता है कि हम जो भी सीखते हैं वो संकेतों के थ्रू सीखते हैं। जो भी हम सीखते हैं संकेतों के द्वारा सीखते हैं। कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने आइसक्रीम रखी है, किसी ने आपको कहा नहीं कि आपको खानी है, और किसी ने पूछा भी नहीं आपसे कि आपको खानी है नहीं खानी है, लेकिन आइसक्रीम देखते ही आपके मुंह में लार आ जाती है, आपके मुंह में पानी आ गया है देखते ही। तो यह होता है सांकेतिक, यानी कि देखते ही, ना किसी ने पूछा ना किसी ने बोला, लेकिन फिर भी देखते ही हमारे मुंह में पानी आ गया आइसक्रीम खाने के लिए, मन हो गया आपका खाने का। ठीक ऐसे ये कैसे किया? इसमें कौन सी थ्योरी में पढ़ा था हमने? ऐसे कि देखते ही लार टपकने लगी थी, हमने पढ़ा था क्लासिकल कंडीशनिंग में, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में। किसकी थी ये थ्योरी? ये थ्योरी थी हमारी पैवलोव की, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुत्ता जैसे ही भोजन को देखता है वैसे ही उसकी लार टपकने लग जाती है। तो ठीक ऐसे ही है ये सांकेतिक लर्निंग। तो इसमें आता है क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि जो पैवलोव ने दी शास्त्रीय अनुबंधन, और यह सबसे सरल तरीका है सीखने का। सरल सीखना माना गया है इसको, सरल रूप, सबसे सरल रूप है सीखने का। इसमें हम संकेतों के द्वारा सीखते हैं, संकेत से सीखते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हिंदी में कहेंगे उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहाँ पर आया था? रिस्पॉन्स लर्निंग किसने कहा था? ये हो जाता है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग में, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिवार्ड यानी कि पुरस्कार, रिवार्ड और पनिशमेंट से हम सीखते हैं। रिवॉर्ड और पनिशमेंट से हम सीखते हैं। रिवॉर्ड दी जाएगी किसी काम के लिए तो बच्चा उस काम को दोहराएगा, अगर किसी काम के लिए पनिशमेंट दी जाएगी तो बच्चा उस काम को नहीं करेगा दोबारा। तो यह किसने कहा था? यह स्किनर ने कहा था। रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट दिया था वह स्किनर ने दिया था। तो यह सिद्धांत कहता है कि, तो इस सिद्धांत को जैसे मैंने कहा कि इस सिद्धांत को ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये कहा जाए स्टिमुलस रिस्पॉन्स कौन से लर्निंग से रिलेटेड है, तो वो कह सकते हैं हम कि यह है ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड है। तो जो यह पॉइंट है यह भौतिक कौशल यानी कि जो हमारे वर्बल स्किल होते हैं उनके साथ साथ यह शारीरिक क्रियाकलापों को सीखने में भी हमारी सहायता करता है, ये वाला लर्निंग। थर्ड लर्निंग हम देखते हैं कौन सी है। थर्ड लर्निंग उन्होंने कहा चेनिंग। थर्ड लर्निंग में उन्होंने चेनिंग का जिक्र किया। उन्होंने चेनिंग कही जिसको हम साइकोमोटर भी कह सकते हैं।
चेनिंग को हम साइको मोटर चेनिंग भी कह सकते हैं, और इसको हिंदी में कहेंगे श्रृंखलन या मोटर चेनिंग, यानी कि मांसपेशियों का यूज करके सीखना। तो यह कैसी लर्निंग है? यह वह लर्निंग है जिसमें हम किसी ऐसी लर्निंग को छोटे छोटे स्टेप बनाकर सीखते हैं, यानी कि एक के बाद एक स्टेप हम सीखते हैं और फिर लास्ट में 2-3 स्टेप के बाद वो हमारी लर्निंग पूरी हो जाती है, यानी कि स्टेप में सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप, एक क्रम में सीखते हैं हम, इसलिए इसको कहा जाता है चेनिंग। क्योंकि हम कोई भी चीज सीखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो मान लीजिए अगर आप साइकिल सीख रहे हैं तो साइकिल सीखते समय आप सीधे ही तो साइकिल पे नहीं चढ़ जाते ना, सीधे ही तो आप साइकिल को नहीं भगाने लगते। आप जानेंगे कि कैसे इसके ब्रेक लगाए जाते हैं, कैसे इसके पैडल लगाए जाते हैं, कैसे हैंडल को अच्छे से रखा जाता है, सीधा रखा जाता है, अपने कंट्रोल में रखा जाता है। तो साइकिल सीखते हैं तो हम एक क्रम में सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, हम सीधे ही साइकिल पे नहीं बैठ जाते। तो यही पॉइंट यह लर्निंग कहती है कि हम किसी भी चीज को सीखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम स्कूल में जा गए हैं तो स्कूल में जाते ही हमें कोई टेबल नहीं सिखाता, कोई पहाड़े नहीं सिखाते। क्या करते हैं टीचर हमें पहले गिनती सिखाएगी, गिनती के बाद फिर हमें जोड़ करना आएगा, माइनस करना आएगा, गुना करना आएगा, और फिर गुना करना आएगा, फिर हमें टेबल भी सीख जाएंगे गुना करने के बाद में। और देखिए कैसे ये एक क्रम में चल रही है, पहले गिनती सीखी, प्लस करना आया, माइनस करना आया, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी। यानी कि हम कोई चीज सीखते हैं तो एक सीक्वेंस में सीखते हैं। तो यह था हमारा चेनिंग या साइकोमोटर, कि जैसे हम कोई शारीरिक क्रिया करते हैं, कोई भी सीखते हैं हम जिसमें हमारी मांसपेशियों का यूज होता है, चाहे स्विमिंग हो, चाहे साइकिलिंग हो, या फिर कोई और चीज हो जिसमें हमारी मांसपेशियों का यूज होता है, वह हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। यह थे हमारे 3 पॉइंट। 4th पॉइंट पे यानी कि 4th लर्निंग क्या दी है गैगने ने? 4th लर्निंग पे उन्होंने कहा है वर्बल लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। इसको हिंदी में कहेंगे मौखिक सहचार्य सीखना। तो यह देखिए नाम से भी हो रहा है कि वर्बल यानी कि बोलकर सीखना। कोई भी चीज हम सीखते हैं, जैसे हम साइकोमोटर यानी कि मांसपेशियों का, अपने शरीर का यूज करके हम सीखते हैं, ठीक वैसे ही हम किसी भी चीज को बोल के भी सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? देखिए हमें जब हम छोटे होते हैं, प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, तो हमें एप्पल दिखाई देता है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि देखिए मैडम ये एप्पल है और इसका रेड कलर है और ये मीठा होता है। तो इस तरह से देखिए हम बोल बोल के सीख रहे हैं, यानी कि जिस लर्निंग में हम बोल बोल कर सीख रहे हैं उसे कहते हैं वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, यानी कि कनेक्शन करके एक लिंक बिठा के दोनों चीजों में। क्योंकि हमने एप्पल रियल में देखा तो हमने सीखा ए फॉर एप्पल, दोनों को संबंध स्थापित करके, दोनों का हमने ए फॉर एप्पल रिलेट करके देख कर हमने सीखा ए फॉर एप्पल होता है। तो यह वो कहती है कि हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्विंग करके रिस्पॉन्स देते हैं कि ये ए फॉर एप्पल है, और दोनों में ऑब्जेक्ट में कनेक्शन बिठा के एक लिंक करके फिर हम उसको नाम देते हैं, बोलकर सीखते हैं। जैसे हमें सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, और यहां पर हमारा एप्पल होता है, एप्पल को देखकर हम कहेंगे ए फॉर एप्पल। तो हमने एप्पल को और देखकर हमने ऑब्जर्व किया, दोनों के बीच में कनेक्शन बिठाया, तो हमने सीखा ए फॉर एप्पल होता है। 5th पर हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेशन। इसको हिंदी में कहेंगे विभेदन या विभेदीकरण भी हम कह सकते हैं, या विभेदन भी हम कह सकते हैं। विभेदन लर्निंग, यह देखो हम पहले भी सीख सके हैं, पहले हम जान चुके हैं। पैवलोव की जो कंडीशनिंग थ्योरी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग,
और स्किनर की ऑपरेंट कंडीशन, दोनों में यह वर्ड आया था डिस्क्रिमिनेशन। तो आई होप आप सबको इसका मीनिंग क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर पढ़ लेते हैं क्या होता है इसका मीनिंग। डिस्क्रिमिनेशन होता है जब हम किसी चीज को, सारी चीजों को एक जैसा समझते हैं, तो हम उनके गुण के आधार पर, आकार के किसी भी तरह का गुण, चाहे उसकी आकार हो, रंग हो या कोई और क्वालिटी हो, उसके आधार पर हम विभेद करना सीख जाएं, उनमें फर्क करना सीख जाएं, यानी अंतर करना, डिफरेंस करना हम सीख जाते हैं, उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि हमें पता लग गया कि दोनों में क्या अंतर है। और ये हम कैसे कैसे सीखते हैं, तो देखिए, जब बच्चा छोटा था तो उसने बिल्ली को देखा, और बिल्ली के जैसे जैसे कुत्ते भी तो कई ऐसे छोटे छोटे होते हैं ना, बिल्ली के साइज के जैसे होते हैं डॉगी। तो जब इस बच्चे ने डॉगी नहीं देखा था वैसा, तो जब वो पहली बार उस डॉगी को देखेगा तो वो कहेगा ये तो बिल्ली है, लेकिन थोड़ी बड़ी है, लेकिन बिल्ली, इसके बाल भी बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि उसको नहीं पता कि बिल्ली और कुत्ते में क्या फर्क है। तो यहाँ पर वह जनरल दोनों को एक जैसा मान रहा है, लेकिन जब वो कुत्ता भौंकेगा तो उसको पता चलेगा कि इसकी आवाज, बिल्ली तो म्याऊं करती है और ये इसकी आवाज तो अलग है। तो इसी तरह से उसको फर्क पता चला कि इनकी आवाज में फर्क है। और जब खाना खाएंगे तो बिल्ली तो पीती है दूध, लेकिन कुत्ता तो कुछ भी खा लेता है ना। तो कुत्ता रोटी खाएगा या फिर कुछ और चीज खाएगा, तो उसको फिर वहां से पता चलेगा इसमें ये फर्क है, चलने के स्टाइल में और शक्ल से, बोलने से, इस तरह से उसको पता चला कि कुत्ते में और बिल्ली में फर्क होता है, और यह बिल्ली नहीं है, यह तो कुत्ता है। यानी कि दो ऑब्जेक्ट में या दो वस्तुओं में, दो जीवों में फर्क करना सीख जाते हैं, तब होता है डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर हमारा माइंड काफी अच्छे से रिलेट हो रहा है, काफी अच्छे से खुल गया है हमारा दिमाग, एक तरह से हम यूज कर रहे हैं अपने दिमाग का, तभी तो हमें फर्क पता चल रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो 6 नंबर पर आता है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। 6 नंबर पे आया कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। इसको हिंदी में हम कह देंगे अवधारणात्मक सीखना या फिर वैचारिक सीखना। वैचारिक भी हम कह सकते हैं इसको, सीखना। तो यह कैसे होता है, देखिए, कॉन्सेप्ट, यानी कि यहाँ पर हमने पढ़ा ए फॉर एप्पल होता है, तो यहाँ पर हमने रिलेट करके, हमने देखकर, बोलकर सीखा था। लेकिन जब हम इस स्टेप पर आ जाते हैं तो हम इस एप्पल के बारे में हम जानेंगे, इसका कलर, इसका रंग रेड होता है, और हम जानेंगे इसका आकार कितना होता है, साइज कितना छोटा होता है, और ए फॉर एप्पल होता है, खाने में ये मीठा होता है, और अगर ये ग्रीन हो तो ये कच्चा होता है। तो इस तरह से मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हमने टोटली जान लिया है, पूरी जानकारी ले ली है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है, तो इसका मतलब होता है कि हमने उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। किसी भी चीज के बारे में सब कुछ नॉलेज हो जाए तो वो कहते हैं कॉन्सेप्ट, हमने उस चीज के बारे में सीख लिया है, पढ़ लिया है। यानी कि हमें पूरी प्रॉपर्टी पता हो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज यानी कि विशेषताएं हमें सारी पता हो उसके बारे में। प्रॉपर्टीज या फिर हम इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन हमें हो तो एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। आगे अगर हमसे सीखे, कोई पूछे कि एप्पल क्या होता है, तो हम उसके बारे में आसानी से बता सकते हैं। एप्पल रेड कलर का होता है, खाने में मीठा होता है, ग्रीन भी होता है लेकिन वो थोड़ा खट्टा होता है। इस तरह से हम उसको बता सकते हैं कि जब भी वो एप्पल का नाम लेगा, क्यों बता सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी सारी प्रॉपर्टी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली है, अपने दिमाग में बिठा ली है, हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है कि एप्पल आखिर होता क्या है। तो यह होता है कॉन्सेप्ट लर्निंग, यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके सीखना, अपनी उसकी जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज हम सीख रहे हैं, उसकी सारी विशेषताएं, गुण को, अवगुण को पता कर लेना, यह होता है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। 7th में हम सीखेंगे प्रिंसिपल या रूल लर्निंग। प्रिंसिपल या रूल लर्निंग को हम हिंदी में कहेंगे सिद्धांत से सीखना। सिद्धांतों से सीखना या सिद्धांत से सीखना।
यह कैसे हो सकता है, देखिए जानते हैं। अब देखिए ये सारी जो चीजें हमने पीछे पढ़ी हैं, तो देखिए स्टार्टिंग में बिल्कुल सरल थी, बिल्कुल सिंपल चीज हमने देखी थी, सांकेतिक सीखना। जैसे जैसे पॉइंट आगे बढ़ते गए हैं वैसे वैसे ही हमारा सीखने का लेवल भी बढ़ रहा है। तो यह वह लेवल आ गया है जब हम हो जाते हैं लगभग 6-7 क्लास में। तो 6-7 क्लास में हमें देखिए, पहले तो प्राइमरी जब हम स्कूल में होते हैं तो तब हमें उदाहरणों से सिखाया जाता है, एग्जाम्पल दे देकर सिखाया जाता है कि ये चीज होती है। जैसे कि हमें एप्पल की पिक दिखाई गई, इमेज दिखाई गई, या घर में हमने एप्पल देखा तो उसको देखकर हमने सीखा, यानी कि हमें एग्जाम्पल दिए जाते हैं तब हम सीखते हैं ए फॉर एप्पल। लेकिन जब हम 6-7 क्लास में हो जाते हैं तो हमें रूल दिए जाते हैं, तो हमें रूल दिए जाते हैं, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो मैथ का हो, तो हमें रूल दिए जाते हैं। तो उसमें उस रूल को हमें फिर आगे प्रूफ करना होता है, जांच करनी होती है उस रूल की। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जब हमारा लेवल बढ़ गया है पढ़ने का, हमारे दिमाग का, तो यहाँ पर हम किसी भी प्रिंसिपल, किसी भी रूल को लेते हैं। रूल का मतलब होता है नियम, यानी कि किसी भी नियम को हम लेंगे, उस नियम को पढ़ेंगे और उस नियम को जांच करेंगे कि कैसे क्या इसका आंसर आ रहा है, यानी कि रिलेशनशिप हमें पता चल जाता है, रिलेशनशिप पता करेंगे हम। यहाँ पर हमारा माइंड का लेवल काफी अच्छा खासा हो गया है। तो 8वीं और आखिरी क्लासिफाइड लर्निंग कौन सी है गैगनी की, यह होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको हिंदी में कहेंगे समस्या हल, समस्या को हल करना, हल करके सीखना। तो देखिए हमने पहले एग्जाम्पल से सीखा, हमने अंतर करना सीखा, फिर हमने कॉन्सेप्ट को जाना कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, फिर हमने नियम को जाना, फिर हमने उनके नियम को जाना, उनके रिलेशनशिप को जाना कि नियम कैसे बना था, और अगर हमें कोई नियम दे देता है तो उस नियम की हम कैसे जांच करें, यह सब हमें पता चल जाता है इसके द्वारा। अब हमें सीधी क्या दी जाती है, यह हमारा बहुत हाई लेवल हो जाता है माइंड का, सबसे ऊपर आता है ये कि हमें कोई प्रॉब्लम दी जाए तो जो भी हमने अब तक सीखा है, जो भी हमने ऊपर से अब तक सीखा है, उस सब को अप्लाई करके हम पर्टिकुलर जो प्रेजेंट में सिचुएशन आई है, प्रॉब्लम आई है, उसको हल कर सके अपने ज्ञान को यूज करके। यानी कि जो भी हमने सीखा है उस लर्निंग को, उस अधिगम को इस्तेमाल करके या उपयोग करके समस्या का समाधान करना, समस्या का समाधान करना या सुलझाना, समाधान करना। ठीक है, तो यह होता है बिल्कुल हायर, बिल्कुल हायर होता है, हायर लर्निंग ऑफ, बिल्कुल हाई में होती है यह वाली लर्निंग। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम 3 चीजें पढ़ेंगे, तो 2 चीजें हमने पढ़ लिया, अभी एक और हमारी रहती है। तो एक क्या है वो फटाफट से हम देख लेते हैं, बहुत ही छोटी सी चीज है। तो अब हम पढ़ेंगे लर्निंग ऑफ आउटकम्स। इसको हम कह सकते हैं टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग आउटकम। तो क्या लिखा जाता है इसको, अगर एग्जाम में आ जाए तो इस तरह से लिखा आ सकता है, गैगनेज टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग आउटकम। तो इन्होंने इसमें आउटकम्स में कितनी चीजें बताई हैं हम देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट पे इन्होंने कहा कैटेगरी ऑफ लर्निंग में, मतलब कौन कौन सी चीजें ये कहते हैं कि ये जो जो इन्होंने कैटेगरी दी है ऊपर 8 की 8, इनसे हमें क्या क्या आउटकम मिल सकते हैं, क्या क्या हम सीख सकते हैं, क्या क्या डेवलप हुआ है हमारा। तो वो देखिए पहले नंबर पर ये कहते हैं वर्बल इंफॉर्मेशन, वर्बल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी हमने लर्निंग की है उससे हमारी मौखिक जानकारी बढ़ी है, हमें मौखिक यानी कि इस चीज को इस्तेमाल करना हमें आ गया है। इसको हिंदी में हम कहेंगे मौखिक जानकारी, यानी कि जो भी चीज हमने सीखी है उसको हम बोलकर बता सकते हैं। तो वो जो वर्बल लर्निंग है, वर्बल इंफॉर्मेशन है, हम आसानी से बता सकते हैं किसी को भी। तो यह थी हमारी वर्बल इंफॉर्मेशन। सेकंड पे उन्होंने आउटकम बताया है इंटेलेक्चुअल
इंटेलेक्चुअल स्किल्स। उन्होंने कहा जो भी हमने अभी तक लर्निंग की है उससे हमारे बौद्धिक, हमारे माइंड का काफी विकास हुआ है। हमने काफी ऐसी चीजें सीखी हैं जिससे हमारे बौद्धिक कौशल बढ़े हैं। जो भी उन्होंने कैटेगरी बताई है उनसे हमारे बौद्धिक कौशल भी बढ़े हैं। तो यह एक आउटकम है कि हमारा माइंड विकसित हो गया है। फिर उन्होंने बताया कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। उन्हें कहा कि जितनी भी हमने देखी लर्निंग की उनसे हमें कॉग्निशन काफी अच्छी होगी, हमारा दिमाग काफी डेवलप हो गया है और अब हम सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए अपने माइंड का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम से रिलेटेड हम कोई भी रणनीतियां, कोई भी तरीके, स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं जिससे कि हमारी प्रॉब्लम काफी अच्छे से सॉल्व हो सके। तो फोर्थ पे उन्होंने कहा, फोर्थ आउटकम क्या कहा है, एटीट्यूड। एटीट्यूड में उन्होंने कहा कि एटीट्यूड से उनका मतलब है, हिंदी में इसको कहेंगे हम रवैया, कि किसी भी चीज के प्रति हम कैसा रवैया रखते हैं वह भी हम लर्निंग के थ्रू सीखते हैं। किसी की तरफ हमने पॉजिटिव रवैया रखना है, किसके प्रति हमें नेगेटिव रवैया रखना है, तो यह होता है रवैया, यह भी हम सीखते हैं लर्निंग के द्वारा। और फिफ्थ पे उन्होंने कहा है, फिफ्थ एंड लास्ट, मोटर स्किल, कि जो स्ट्रेटजी, जो उन्होंने कैटेगरी बताई हैं लर्निंग की, उनसे हमारी शारीरिक क्रियाएं करने के शारीरिक कौशल भी हम सीख जाते हैं। उनमें भी हम कौशल काफी सीख गए हैं, शारीरिक कौशल, और कोई प्रॉब्लम आए तो अच्छे से हम अपनी मांसपेशियों का यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यह थे गैगने की थ्योरी, जिसमें उन्होंने 3 चीजें दी। पहले तो उन्होंने 9 स्टाइल बताए हैं कि लर्निंग 9 स्टाइल से होती है, और 9 स्टाइल को मतलब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे क्लास में घुसते हैं तो हम क्या करते हैं और लास्ट तक हम क्या करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि लर्निंग की कैटेगरी 8 होती हैं, जिसमें हमने ये सब पढ़े हैं जो अभी खत्म ही किए थे थोड़ी देर पहले ही। फिर उन्होंने आउटकम बताए इस लर्निंग के, जो 5 दिए हैं। तो गाइज ये थी हमारी गैगने की थ्योरी, जो कि फुल हो गई है इस वीडियो में, हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। एग्जाम में इसमें इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान लीजिए 8 दी है इन्होंने कैटेगरी लर्निंग की, तो वो 3 कैटेगरी लिख दे और 3 में से 1 लिख दे किसी और थ्योरी का नाम, कुछ भी लिख सकता है, कोई भी, जैसे थॉर्नडाइक का लिख दे लॉ ऑफ यूज, या फिर लॉ ऑफ प्रैक्टिस लिख दे, और 3 नाम आपको दे दे, ये वाले 3 नाम आपको ये दे दे इस थ्योरी के लर्निंग के, ये लर्निंग होती है। और 4th नाम उन्होंने ऐड कर दिया, प्रैक्टिस ऑफ लॉ ऑफ लर्निंग उन्होंने यूज कर दिया, लॉ ऑफ प्रैक्टिस को। तो वो कह देगा कि इनमें से गैगने की कौन सी थ्योरी या कौन सी कैटेगरी लर्निंग में नहीं आती जो उन्होंने क्लासिफाई की थी। तो हमें पता है कॉन्सेप्चुअल भी उसने दी थी, रूल वाले भी उन्होंने दी थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी दी थी। तो गैगने ने क्या नहीं दी, गैगने ने नहीं दी लॉ ऑफ प्रैक्टिस। तो हम आसानी से नाम लगा सकते हैं। तो यह बता सकता है, और यह भी पूछ सकता है कि गैगने की जो हायरार्की थ्योरी है उसमें सबसे ऊपर क्या आता है और सबसे नीचे क्या आता है। तो यह क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और सीधा सीधा भी पूछ सकते हैं कि गैगने जो लर्निंग क्लासिफाइड किया है उसमें कितने कैटेगरी उन्होंने यूज की है, कितनी कैटेगरी बताई है। तो वो बताई है 8। तो यह थे क्वेश्चन कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हमने जाना। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कौन सी लर्निंग, कौन सी थ्योरी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इससे से पहले वाले वीडियो चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।